इसके नए टॉपिक, ये बायोलॉजी का टॉपिक है। इस टॉपिक का 12 क्वेश्चन हम लिए हैं। इस 12 क्वेश्चन को डिटेल में हम लोग जानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बाई क्वेश्चन इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, यानी उसका डिस्कस करेंगे, उसको याद भी कैसे करना है और इसका आंसर भी क्या होगा। थोड़ा धैर्य बना कर सुनना है, सिर्फ सुनना है, और घर जाके 1-2 बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, पहला सवाल आपका कह रहा है कि पौधे में कितने प्रकार के समूहन ऊतक पाए जाते हैं। समूहन ऊतक, अब एक वर्ड आया समूहन। समूहन का मतलब होता है किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले, जो ले जाने का जो कार्य करते हैं ना बॉडी में, उसको हम लोग कहते हैं समूहन। क्या बोलते हैं? समूहन। तो ये समूहन जो होता है बॉडी में ले जाने का कार्य ये 2 ऊतक करता है। पहला ऊतक का नाम है, जो समूहन ऊतक है 2 प्रकार के, पहला का नाम है जाइलम, पहला का नाम है जाइलम, और दूसरे का नाम है फ्लोएम। फ्लोएम नहीं, फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। फिर है जल और खनिज पदार्थों का समूहन किस ऊतक के द्वारा होता है, यानी अब तो ये 2 ही ऊतक है। तो जल और खनिज पदार्थ का जो खनिज पदार्थ है उसका समूहन कौन सा ऊतक है जो जल और खनिज को पौधे के ऊपरी भाग तक लेके जाता है। चूंकि जल का तो पूरे पौधे में जरूरत है ना जी, उसका है ना। तो चूंकि जल होता है जड़ में, वही होता है। खनिज जितना भी है सब मिट्टी के अंदर, जो कि जड़ के रूप में वो मिट्टी से क्या करता है, जड़ ले लेता है। उस चीज को ये ऊतक है जाइलम। क्या नाम है जी? जौ से जल और जौ से जाइलम। देखिए याद करने का तरीका इसका, देखिए जौ से जल होता है और जौ से जाइलम हो गया, यानी जल को जो ले जाएगा उसको जाइलम ऊतक कहेंगे। यानी जल को ले जाने का कार्य किसका है? जाइलम। क्योंकि नीचे जल रहेगा तो खनिज लवण नहीं रहेगा, यानी जल और खनिज लवण को जो समूहन करने का कार्य यानी ले जाने का कार्य जो जड़ से पत्तियों तक है, ये किसका काम है? जाइलम ऊतक का है, जाइलम ऊतक का। फिर है पौधों में भोजन का समूहन। पत्ती में तो खाना कहाँ बनता है? पत्ती में। याद रखिएगा, बहुत को लगता है कि खाना जड़ में बनता होगा, जड़ में खाना नहीं बनता है। पौधों का खाना पत्ती में बनता है, इसीलिए पत्ती को हम लोग कहते हैं पौधों का रसोई घर। रसोई घर जहां खाना बनता है उसी को हम लोग रसोई घर कहते हैं। तो पौधा का चूंकि खाना बन रहा है पत्ती में, इसीलिए पत्ती को हम लोग पौधों का रसोई घर कहते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? तो हुआ कि पौधों में जल का भोजन का समूहन कैसे होगा? खाना तो बन गया पत्ती में, फिर वहां से पूरे पार्ट को चाहिए खाना, तो ले कौन जाएगा? तो एक आदमी का तो काम दे दिया गया है जाइलम का कि भैया आपको जल और खनिज लवण ले जाना है, तो बचा कौन? फ्लोएम। तब फ्लोएम का काम है कि भोजन जो बना हुआ है उसको समूहन करने का काम किसका है? फ्लोएम ऊतक का। किस ऊतक का? फ्लोएम ऊतक का, ठीक है। नेक्स्ट है कि पौधों में जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण किसके द्वारा होता है? पौधा में जल और खनिज पदार्थ, आपको बोले ये रहता कहाँ है? मिट्टी के अंदर। जल पौधा तो मिट्टी से न लेता है जी, और खनिजो नीचे रहता है। तो ये दोनों का अवशोषण मतलब चूसे वाला काम, सींच के गई कौन देगा? जड़। नीचे कौन रहता है? जड़। तो जड़ क्या करता है? पौधा को जल और खनिज लवण क्या करता है? अवशोषित करके देता है। कौन? पौधा को देता है जड़। कौन देता है? जड़। देखिएगा बहुत सावधानी से उसको खाली सोचना है, खाली सोचना है, याद कुछ नहीं करना। साइंस तो ये समझने का सब्जेक्ट है, इसको रटना नहीं है। आप समझिए कि है एक्चुअल में क्या है। नेक्स्ट है कि वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जन। उत्सर्जित का मतलब वहां से बाहर हो जाना। ये पत्ती है, मान के चलिए ये पेड़ का टहनी है, ये पत्ती है, इसमें रहता है ना ये छोटा छोटा छिद्र होता है। साथ पत्ती को आप बहुत बारीक से देखिएगा, छोटा छोटा छिद्र होता है। चूंकि सूर्य का प्रकाश यहीं पे पड़ता है ना, वहीं से ना एब्जॉर्ब करता है जी प्रकाश के, सूर्य का प्रकाश। तो ये पत्ती के रूप में छोटा छोटा छिद्र रहता है, वो बाष्प के रूप में जब खाना बनता है तो भाप निकलता है, देखे हैं। तो वही पत्तिया से कुछ वाष्प यानी पानी, वाष्प का मतलब क्या है? पानी। पानी की तरह वो निकलता है। उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्प माने भाप कहिए चाहे पानी कहिए, ठीक है ना।
अब नेक्स्ट है कि शरीर की अस्थि। अस्थि का मतलब होता है हड्डी, अंग्रेजी में इसको बोन कहते हैं, हिंदी में शुद्ध हिंदी में अस्थि। लेकिन अस्थि हमके गांव में कोई के कह दिया तो अस्थि बहुत लोग का पता ना लगी अस्थि क्या कह जाला। पता लगी कोई का लागी जे पढ़ल लिखल बानी उहवे के मालूम होई ना, तो आउरी लोग का पता ना लगेला। अस्थि अस्थि क्या होला जी, लोग जानेला हड्डी। हड्डी का हम तो सब लोग जान जाए हड्डी। तो जो शरीर है ये अपना शरीर के जो हड्डी का जो ढांचा है, ये पूरा सिस्टम बहुत सारा इसमें हड्डी है। इस हड्डी के जो ढांचा इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग कंकाल कंकाल तंत्र। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? कंकाल तंत्र। यानी हड्डी का जो संबंधी जो हड्डी से संबंधी जो ढांचा है उसको बोलते हैं हम कंकाल तंत्र। जैसे कंकाल तंत्र आप लोग देखते हैं भूत ओत में मांस ओस नहीं रहेगा, हई रहेगा में खाली हड्डी, ए में खाली हड्डी, दूगो पैर ऐसे ऐसे करते रहता है। ऐसा रहता ही नहीं रहता है एकदम उसी को बोलते हैं कंकाल तंत्र, यानी पूरा हड्डी का संरचना आपको बॉडी का रहेगा। नेक्स्ट है केहूनी और घुटने में कौन सा संधि पाया जाता है? केहूनी या घुटना है नु केहूनी कहते हैं बाबू। एगो छूट गया का जी? अच्छा कोई बात नहीं है, पहले ये सीख लीजिए केहूनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है। संधि मतलब जोड़, ज्वाइंट, अंग्रेजी में क्या कहा जाला ओकरा के? ज्वाइंट। है ना जी, है ज्वाइंट है लगे। ज्वाइंट नहीं होता तो घूमबे नहीं करता। बहुत सारा जहाँ ज्वाइंट ऐसा है, यहाँ ज्वाइंट होता है घूमता नहीं, लेकिन ये तो घूम रहा है ना। हेकरा का केहूनी कहे नहीं। एगो केहूनी है, दूसरा है घुटना। घुटना इसको घुटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? घुटना। तो ये देखिएगा इधर जा रहा है, इधर इधर आ रहा है, हो रहा है ना। तो इस संधि यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं अचल संधि। कौन सा संधि है यहाँ? यहाँ दो हड्डी है, एगो ई हड्डी है, देखिएगा कंकाल तंत्र में एकदम सापा लटकल भूत नियन ऐसे ऐसे रहता है। एगो ई वाला हड्डी है, एगो ई वाला हड्डी, आ दोनों का जोड़ कहाँ है? यहाँ पे। इस संधि को जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट को बोलते हैं अचल संधि। समझ में आ रहा है कि ना? क्वेश्चन छूट गया था। हई ऊपरी जबड़ा, हई जबड़ा है ना बाबू, मार के एक फैट में तूर दे, है ना जबड़ा हो। तो ये जबड़ा एवं खोपड़ी, कपार, कपाल, खोपड़ी क्या कह जाला? खोपड़ी खराब करबो। यानी ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी के बीच कौन सा संधि होता है? एकरो में संधि होता है। ऊपरी जबड़ा कथी है? कपार है ना, कपाल, दोनों के बीच में कोई संधि है। लगे देखिए, अलग खाल बा, अलग है, देखिए अलग अलग बुझाता ज्वाइंट लेकर ऊँच खा ले बा। हई यही लगे ज्वाइंट बा, हई ऊपरी जबड़ा हो गई, हई हमार कपार वाला सिस्टम हो गई। ठीक बा। तो ई जो ज्वाइंट बा नु, ई संधि एकरा के एकरो के कथी कहल जाला? अरे भाई तो गलती हो गया जी, अचल संधि एकरा कहते हैं। एकरा कहते हैं अचल संधि, उस पे आएंगे हम। इसको क्या बोलते हैं? अचल संधि। उस गलती हो गया है, हम सॉरी इसके लिए। इसको अचल संधि। अचल का मतलब जो चल नहीं सकता, मुड़ रहा है, इन्होंने मुड़ रहा है। अचल माने जो चल ना सके, ओकरा के अचल कहल जाला। ठीक बा। है जो क्वेश्चन हन के गलती भाई लगा कि केहूनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है? उसको कब्जा संधि। कब्जा बुझते हो? केवाड़ी का कब्जा क्या रहता है? रहता है ना, और बाद हेंगे होला है। केवाड़ी का पल्ला यहाँ से यहाँ होगा, और बाद हेंगे घुमा के हो जाइए, नहीं होता है। और के लोग कब्जा कहला, कब्जा लोग अगले बड़े छोटा छोटा एगो 3 को पिन मारने वाला होता है केवाड़ी के थी में, जैसे पल्ला उसका कनेक्शन होता है, इसी तरह कनेक्शन होता है ना, उसी को कब्जा संधि कहते हैं। यही उसका है वो कब्जा संधि। किसमें? इसमें और इसमें। ये देखिए यहाँ से यहीं जा रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, नहीं ना जा रहा है, तो इसको बोलेंगे कब्जा संधि। और चूंकि हई एने ओने हिल नहीं रहा है, इसको बोलेंगे हम अचल संधि। क्या बोलेंगे इसको? अचल संधि। यानी ये संधि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आपका बॉडी बोन है जो आपको मूव नहीं कर पा रहा है, इसी को इसको अचल संधि इसलिए कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, किसानों का मित्र किसे कहते हैं? आपको बहुत बार पढ़ाया गया है कि किसानों का मित्र किसे कहते हैं। किसान का मित्र भाई केचुआ को क्यों कहेंगे? केचुआ को कहते हैं तो क्यों कहेंगे? आप केचुआ को ध्यान पूर्वक देखिएगा। अभी अगर आप खेत में गइल बड़ू, कभी बाबू गइल बड़ू ननू? अच्छा, आप लोग अगर गए हैं तो खूब ध्यान से देखिएगा। वो क्या करता है? मिट्टी के बड़ी बारीक से तोड़ के रखता है। वो जो मिट्टिया के बारीक से तोड़ेगा ना, इसे निकाल जाता है, और उसको कहिएगा तो बड़ी मुलायम रहता है जी। वो हो गया। चाहे केकड़ा के कभी कभी देखबू तो ओकरो होला ना।
तो इसमें फायदा क्या है कि किसान 10 बेर 5 बेर 2 बेर 4 बेर खेत जोताई होला नु, काहे बार बार जोतल जाला? कहेगी जो रेशा बनल होके जैसे पानी नीचे भाग जाए ऊपर उड़ जाई, ओकरा के रोके ला ज्यादा बेर अथी कइल जाला ना। ई काम हमनी के हर फार से करीले, लेकिन ऊ केचुआ मतलब चारा, भोजपुर में ओकरा चारा कहल जाला। ऊ इतना मेहनत करेला कि हमर काम ऊ कह देवेला, मिट्टी के ऊ अपने से तुर तुर के तो हमर हिते न भाई कि हमारा काम में हमारा सहायता करे। हमारा क्या हो सकता है? मित्र होगा ना बाबू। तो इसीलिए केचुआ को मित्र कहते हैं, क्या कि वो मिट्टी को तोड़ने का काम करता है। तो मित्र होगा कि नहीं होगा? होगा। नेक्स्ट सवाल है कि फूल के बारे में हमने क्या खाली ये जानते रहिए को फूल होला, ओड़हुल के, चमेली के, गेंदा के, सूर्यमुखी के, ये सुनो, लेकिन वो फूल में अलग अलग पार्ट होता है, अलग अलग पार्ट होता है। इसको देखिए, फूल के नर भाग को क्या कहते हैं? अब देखिए नर भाग आया, नर माने जाने लो, नर का मतलब होता है पुरुष। नर का मतलब क्या होता है? पुरुष, यानी मेल, यानी नर भाग को क्या कहते हैं? तो नर भाग को हम कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं उसको? पुंकेसर। एक बार जोर से बोलिएगा, नर भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। फिर सवाल उठता है, सर जी नर भाग बता दिए तो मादा भाग को बताइए ना जी। तो जो फूल का जो मादा भाग है, मादा का मतलब क्या होता है? स्त्री। क्या नाम होता है मादा का मतलब? स्त्री। अब देखिए याद कैसे हो जाएगा। तो फूल के मादा भाग को हम कहते हैं स्त्री केसर। बताओ याद हो कि ना? स्त्री वाला भाग के स्त्री केसर और नर वाला भाग के पुंकेसर। अभियो ना याद हो जाए नु। चलो एगो नया सवाल है। नया ये है कि हम कोनो ऐसा पुष्प होता है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों वाला पार्ट शामिल रहता है। जैसे स्त्री वाला पार्ट का नाम है स्त्री केसर और पुरुष वाला भाग का नाम क्या है? पुंकेसर। प से पुरुष और प से पुंकेसर। आ मादा हो गया स्त्री, तो स्त्री से बन गया स्त्री केसर। कितना आसान है। अब ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो, मतलब ऐसा फूल बताइए जिसमें स्त्री वाला भाग और पुरुष वाला भाग दोनों भाग उसमें उपस्थित हो। उस फूल को हम कहते हैं द्विलिंगी। द्वि का मतलब दूगो और लिंग का मतलब होता है वही उसका भाग। तो द्विलिंगी यानी स्त्री पुरुष दोनों जो शामिल हो, उस फूल को हम लोग बोलते हैं द्विलिंगी फूल। समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका जो बचा हुआ है इसमें से और हम बताने का काम करेंगे। फिलहाल